Today we'll look into the definition of holder, जो कि सेक्शन 8 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि होल्डर को जनरली हम लोग जैसे अपना एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से बिगिन करते हैं। ए है, ये बी है। ए का जो है वो हम लोग देख चुके थे कि ए जो है उसका एक फर्नीचर स्टोर है, और बी जो है वो एक बायर है जो से फर्नीचर खरीद रहा है। तो ये इससे फर्नीचर ले लेता है, ठीक है। मान लो एक सोफ़ा है, ये इससे ले लेता है और बदले में ये इसको पेमेंट करना है 10,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन इसके पास ये पैसे अभी बी के पास नहीं है। तो बी इससे कहता है कि तुमको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हम जो है वो बना के देते हैं। वो कैसे? बी से बोलेगा कि हम तुमको लिख के देते हैं कि आई विल पे यू इतना अमाउंट, जो भी है 10,000, आफ्टर इतना मंथ, मान लो 3 मंथ्स। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो बी जो है वो ए को दे देगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो ए के पास है, ठीक है। तो क्या ए जो होगा ये इसका होल्डर कहलाएगा? ए को इसने इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंट होल्ड कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ठीक है। अब ए जो होगा, अगर ये इंस्ट्रूमेंट ए जो है, मान लो ये फर्नीचर जो था, हम लोग ये ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं अपने फर्स्ट जो बेसिक लेसन था। अगर आपने नहीं देखा तो बेसिक वाला लेसन देख सकते हैं आप उसमें जाके। तो अगर बी के पास भी ए के पास अपने फर्नीचर नहीं थे, इसने भी बी से फर्नीचर लिया होगा, बदले में बी से इसने फर्नीचर लिया होगा बैक एंड में, जो भी सोफ़ा था, और बदले में इसको भी इसे पैसे देने होंगे 10,000 या जो भी इसका प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है, 10,000 रुपये का। तो इसके पास उस टाइम 10,000 नहीं होंगे, इसने फर्नीचर ले लिया और फर्नीचर लेके इसको दे दिया। तो बदले में ए जो होगा वो बी से उसने भी कहा होगा उसकी ये जो 10,000 है ये मेरे को बी जो है वो दे देगा। तो अब ये जो अमाउंट है 10,000 जब ये बी मेरे को देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसको दे सकता है कि ये तुम रखो, मेरे को इतने तारीख को ये पैसे मिलने वाले हैं बी से, तो तुम ये इंस्ट्रूमेंट रख लो, ठीक है। तो इस केस में होल्डर क्या हुआ, ये सबसे बड़ी बात आती है कि होल्डर कौन है। तो आप समझ लो कि होल्डर का ये जो डेफिनेशन है बहुत सही से दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है कि होल्डर ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखे हैं, तो बस तीनों का इसने जिक्र कर दिया है ऑलरेडी। तो मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होगी, कोई भी पर्सन, जो फर्स्ट कंडीशन है आपका वो है एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, ठीक है, उसके खुद के नाम में एंटाइटल्ड है, टू द पोजीशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव, ठीक है। तो आप सबसे पहले जान लो कि यहाँ पे कह रहा है कि या तो उसके खुद के नाम में हो, ठीक है, या आप मान लो कि उसके पोजीशन में हो। जैसे मान लो बियरर चेक है, तो बियरर चेक पे तो नाम मेंशन नहीं होता है, पर उसने वो आपने किसी को दे दिया, अगर उसके वो पोजीशन में है तो वो उससे चेक से पैसे ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि एंटाइटल्ड हो उसके खुद के नाम में या पोजीशन में हो। दूसरा कंडीशन आप देखो, यहाँ पे दूसरा कंडीशन के लिए एंड मेंशन है, मतलब एक कंडीशन तो ये हो गया, और सेकंड कंडीशन ये भी मैंडेटरी है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि उसको रिकवर कर सका, वो उससे रिसीव कर सके, रिकवर कर सके अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि उसको राइट टू रिकवर हो। जैसे आप एग्जांपल देखो, सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका एग्जांपल रहा, पहला तो आप ये जान लो कि जैसे कि कोई भी मान लो कोई चोर है, ठीक है, वो पर्सन जो है अगर आपका चेक जो है उसने चुरा लिया, ठीक है, मान लो एक बियरर चेक है, ठीक है, और वो चुरा लिया वो पैसा, वो चेक चुरा लेता है आपसे, ठीक है। तो अगर वो थीप जो है, अगर वो जो थीप है
अगर वो बैंक जाता है उस चेक को लेके, तो क्या थीफ को आप होल्डर कहोगे उस चेक का? होल्डर बोलोगे उसको? वो बियरर तो है, मतलब जो चेक है वो बियरर चेक था, ठीक है, और चेक को ये लेके गया है, तो क्या इसको आप होल्डर कहोगे क्योंकि इसने होल्ड कर रखा है चेक? नहीं। तो आप देखो, सबसे पहली बात है कि पहला कंडीशन आप चेक करो थीफ के केस में। पहला कंडीशन है कि ओन नेम में चेक लिखा हो, मतलब एंटाइटल्ड हो, या फिर पोजीशन में हो। तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि उसके पोजीशन में है, नेम में नहीं भी लिखा, चलो बियरर चेक है उसके पोजीशन में। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है क्या उसको राइट टू रिकवरी है? चोर को बिल्कुल नहीं है। अगर चोर को चाहे तो, अगर मान लो उसको पैसा डिनाई कर दिया जाए, तो क्या चोर जो है वो किसी को सू कर सकता है? तो क्यों? तो चोर जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा? चोर डिफेक्टिव होल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। अभी और क्लैरिटी आएगी जब आप सेक्शन 9 देखोगे। सेक्शन 9 जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करता है, फिर हम आपको दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे। अभी होल्डर का बस आप ये 2 पॉइंट याद रखो कि एंटाइटल्ड ओन नेम में हो, पोजीशन हो, या फिर प्लस राइट टू रिकवरी हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि जनरली क्या होता है, जैसे कि ओन नेम की बात की जा रही है, ठीक है, तो और पोजीशन की बात की जाए, तो यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि एक्चुअल पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे ये देखना है हमको कि राइट टू पोजीशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मतलब आपका जो टाइटल होना चाहिए वो आपको डी ज्यूरे होना चाहिए, ठीक है। डी फैक्टो मतलब बेसिकली डी फैक्टो नहीं होना चाहिए, डी ज्यूरे होना चाहिए। डी ज्यूरे का मतलब क्या होता है कि आप मान लो एक्चुअली में आपके पास वो नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम पे वो चेक जो है वो आपके हाथ में ना हो, बट उस पर आपका नाम मेंशन्ड हो। अगर उस पर आपका नाम मेंशन्ड है, चेक पे आपके नाम पे है, एंड जैसे यही फर्स्ट ही कंडीशन को हमने एक दूसरे तरह से बोल रहे हैं कि डी ज्यूरे होना चाहिए। कहने का मतलब अगर उस चेक के ऊपर आपका ओन नाम लिखा है, तो भले वो चेक आपके हाथ में ना हो, तो होल्डर का मतलब जनरली लोग समझ रहे हैं कि होल्ड जिसने किया, तो भले ही वो आपके हाथ में वो चेक ना हो, लेकिन अगर वो आपका नाम लिखा है तो आप ही उसके होल्डर हो, ठीक है। डी फैक्टो का मतलब क्या है कि भले ही फैक्ट में वो आपके पास अभी है नहीं, इन एक्चुअल वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो चेक, लेकिन उसके ऊपर आपका नाम लिखा हो, तो डी फैक्टो नहीं, डी ज्यूरे होल्डर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स देखेंगे, तो फिर और मोर क्लैरिटी आ जाएगी हम लोग को इस टॉपिक पे।